नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में हमें 88% का फॉल देखने को मिला है। तो भयानक दौर शुरू हो चुका है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट शुरू हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 88% का भयानक गिरावट यहां पर ऑलरेडी प्रॉफिट में हमें देखने को मिल चुकी है। तो क्या शेयर में भी भयानक गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं डीमार्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट का लास्ट ट्रेड प्राइस है 2322 रुपीज, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया था। अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग यहां पर बियरिश दिखा रहे हैं। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है 1,50,000 के आसपास। पी रेशियो है 111.45, जबकि इंडस्ट्री का पी है 74.72। प्राइस टू बुक रेशियो है 13.51। तो हमें यहां पर पता चलता है काफी ज्यादा महंगा वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। सेक्टर के मुकाबले भी काफी ज्यादा महंगा। और आप देखेंगे इंडस्ट्री का पी ओवरऑल ही काफी महंगा है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। पूरे रिटेल सेक्टर का पी रेशियो काफी महंगा दिखाई देता है। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करते हैं। और जो हिसाब से इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं, इस पी रेशियो को, सेक्टर से भी ज्यादा महंगे पी रेशियो को ये जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। डिलीवरेबल्स फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं वो है 53% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। अब चलते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम देखने वाले हैं डीमार्ट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो आप देख पाएंगे जून के क्वार्टर में 3,933 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली थी, जो कि मार्च के क्वार्टर में 6,290 करोड़ थी। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि क्वार्टर 1 2019 के बारे में, तो 5,825 करोड़ की हमें टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो भयंकर गिरावट हमें दोनों साइड पर दिखाई दे रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में तो उससे भी भयंकर गिरावट है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आता है वो है 40 करोड़ का, जो कि था 271 करोड़ पिछले ही क्वार्टर में। और पिछले साल की बात करें तो 323 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो भयंकर गिरावट यहां क्लियरली दिखाई देती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 88% का ड्रास्टिक फॉल हमें यहां पर देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कोई कम गिरावट नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 1% हो गया है, 5.5% था। आपको पता ही होगा रिटेल सेक्टर में वैसे भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। 5.5% था, वो भी कम होकर 1% हो गया है। तो यहाँ पर भी ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो टोटल इनकम जो कंपनी कमाती है उसमें कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर पाती है, उसे कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। तो कम होकर 1% का हो गया है। तो आप देख सकते हैं भयंकर गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। ऐसा पहले से ही पता था, क्योंकि क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स आए थे, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, तभी कंपनी ने खुद कहा था कि आधे से ज्यादा स्टोर्स बंद है, और जो स्टोर्स उनके शुरू है ऑपरेट कर रहे हैं उनके भी एपेरल्स, आपको पता ही होगा डीमार्ट सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी की चीजें नहीं बेचता है, लेकिन वो साथ ही साथ कपड़े भी बेचता है और भी कई सारी चीजें बेचता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें परमिशन दी गई थी एफएमसीजी, यानी कि डेली जो लाइफ में काम आती है उन्हीं चीजों को बेचने की परमिशन मिली थी डीमार्ट को, और उसके कारण काफी ज्यादा हैवी लॉस उन्हें देखना पड़ा था। और क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहां पर हमें क्लियरली वो लॉस दिखाई देता है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 2500 के ऊपर निकल चुका था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक ने 1750 के आसपास सपोर्ट लिया और रिकवरी भी अच्छी दिखाई थी। आप देख सकते हैं 2500 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था, फिर एक ही रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। कोई भी खास मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि अपने ये 50 डेज के ईएमए और 20 डेज के ईएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 42.82। ड्रास्टिकली मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वीकनेस को साफ साफ दर्शा रहा है।
RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.88। यहाँ पर वो ड्रास्टिक फॉल भले ही देखने को नहीं मिला है, लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ भी देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे कि MACD में जो सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कन्फ्यूजन दिखा रहा है क्योंकि काफ़ी समय पहले बियरिश क्रॉसओवर तो हो चुका था, लेकिन फिलहाल का जो जोन चलता हुआ नजर आ रहा है वो कन्फ्यूजन का जोन दिखाई देता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि लोअर बैंड के आसपास हल्का सा सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने थोड़ी मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन वापस ये अपने लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। अपर बैंड है 2393 का लेवल। लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 2268 का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल है कैलकुलेट होकर आता है 2372 का लेवल। उसी के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 2471 का लेवल बनकर आता है। हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसमें अभी तेज़ी देखने को मिलेगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 2218 का लेवल यहाँ पर दिखाई देता है। उससे भी नीचे जाए तो 2119 का लेवल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट हमें बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं क्योंकि नो डाउट रिटेल सेक्टर में मार्केट लीडर है। इसके जितनी बड़ी कंपनी रिटेल सेक्टर में अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए। आप देख पाएंगे कि इसने फिलहाल जब गिरावट दिखाई थी तब 20 मंथ्स के EMA के आसपास ही सपोर्ट लिया था। उससे पहले भी 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लिया था और जब मार्केट में क्रैश दिखाया था तभी भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, जो लेवल कैलकुलेट फिलहाल होकर आता है 1900 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, हालांकि ज़्यादा लॉस में आप नहीं होंगे क्योंकि 2500 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था और करंटली ये 2300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है अगर आपको मौका मिलता है तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है Q1 के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। इसका प्रॉफिट तो बहुत ही गिर गया है, साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी काफ़ी गिर चुका है, 1% पे आ गया है। तो मेरा मानना है यहाँ से निकलने में अभी बेहतर होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटली वीक स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 सालों के लिए अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन करंट सिचुएशन इसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही है, तो उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। लोग उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे जितना वो पहले कर पाते थे। साथ ही साथ डीमार्ट के स्टोर्स पर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कोरोना वायरस से पहले जितनी पब्लिक वहां पर जाती थी, जैसे शॉपिंग करती थी, वैसा अभी भी नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। बाकी डिसीजन आपका है। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है तो मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। तो जिन्होंने IPO प्राइस या फिर 1000 रुपीज उसके आसपास पोजीशन बनाई है, उन्हें टेंशन लेने की अभी फिलहाल जरूरत दिखाई नहीं देती है, वो इसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 2000 के आसपास ही पोजीशन बनाई है, जिन्होंने 10% या 15% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा मानना है उन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर गंभीर है। यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डिसीजन आपका है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो मैं इसे 200 डेज के EMA से पहले बिल्कुल भी बाय करना नहीं चाहूँगा। तो आप देख पाएंगे कि 200 डेज के EMA के आसपास इसने पहले सपोर्ट लिया था जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिली। तो कम से कम एक बार 200 डेज का EMA तो आना ही चाहिए, उससे पहले मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद कौन से लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, इसके बाद मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। Thank you. Stay happy. Happy investing.